गणेश गणेश हेलो गणेश हेलो गणेश चलो चलो रूपसी आवाज आ रही है? हेलो यस सर, आवाज आ रही है। पीपीटी नहीं दिखा रहा है। पीपीटी शेयर नहीं किया अभी हमने। The screen is also visible. ठीक है अभी क्या दिख रहा है रूपसी? हेलो Yes sir, screen is visible. क्या और दिख रहा आवाज है? भी आ रही है। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? Now full screen. पॉपुलर लेक्चर सीरीज स्पीकर नेम टॉपिक। Yes sir. देख लीजिए ना, लिंक से हम लोग भी देख सकते हैं। लिंक बता देना चाहिए यहाँ से।
Network, switch off your mic. No, sir.
किसान के नाम। हमको नहीं ना पता था कि ये करेगा, इसीलिए मामू वाला सब किसने
उसका आनंद भी लेंगे। जैसा कि सीमांत सर ने बताया कि हम लोग वीक लॉन्ग हम लोगों ने नहीं देखा था। मिथिला विश्वविद्यालय अपना ही प्रोग्राम चॉकआउट की थी वीक लॉन्ग प्रोग्राम के लिए, क्योंकि ये आजादी का 75वां वर्षगांठ है और आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने पहले ही इसको 7 दिन का प्रोग्राम तय कर रखा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो चिट्ठी आई थी वो बाद में आई। और विज्ञान दिवस के बारे में आप सभी जानते हैं। हम एक शब्द थोड़ी बात करना चाहेंगे विज्ञान के विषय में, कि विज्ञान जब हम पढ़ते हैं तो साधारणतः अभी भी हमारे देश में वो इंग्लिश में किताबें हैं, मटेरियल्स जो है इंग्लिश में मिलती है, इसलिए इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है। कुछ हद तक 10th या 12th लेवल तक किताबें जो है हिंदी में भी मिल जाती है, लेकिन उससे आगे जाके कठिनाई होती है। तो हम आजादी के 75 वर्ष में भी हम इस कमी को दूर नहीं कर पाए पूरी तरह। तो आप सबसे आग्रह होगा कि विज्ञान दिवस हमने जो 1 सप्ताह का प्रोग्राम चॉक आउट किया था, तो हमारा उद्देश्य था विज्ञान को सबके पास ले जाना, खासकर जन साधारण के पास ले जाना। आप तो विज्ञान के छात्र हैं, आप जानते ही हैं। आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री का लेक्चर हो रहा है तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, फिजिक्स का लेक्चर हो रहा है तो फिजिक्स के स्टूडेंट है, जियोलॉजी का लेक्चर हो रहा है तो जियोलॉजी के स्टूडेंट है। तो ये हम लोगों ने कम समय में, आपके परीक्षाएं भी चल रही है, टीचर्स भी काफी व्यस्त हैं, इवैल्यूएशन वर्क भी चल रहा है, सब कुछ करते हुए इतना कुछ हम लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य है विज्ञान दिवस जो है विज्ञान को जन साधारण के पास ले जाना, जन साधारण को समझने के लायक विज्ञान को बोलना लिखना, ये हमारा उद्देश्य है। जन साधारण को विज्ञान को पहला IIT इंदौर में था, ऑनलाइन दिया, वो किसी अलग टॉपिक पे था और वो हार्डकोर फिजिक्स जिसे बोलते हैं, वो हार्डकोर फिजिक्स से रिलेटेड था। फिर दूसरा कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसकी बातें हुई। सो दैट इज मोस्टली पॉलिसी रिलेटेड एक्सेट्रा। और यहाँ हम फिर कुछ और टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। मैम ने कहा खाना नहीं खाया है, आप लोगों का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके भूख लगती नहीं है, and that keeps me driving, and I never say no to these events, and it's always a joy to interact all of you and share some of my ideas and take some of inputs from your side. So the title of my talk for today's discussion is Learning Science from Natural Activities. And the plan of talk as such is nothing. We will be just searching about certain reasons that why a certain event takes place, how does it take place, what we can do, what are the parameters which are responsible for those events, and how we can tune them. And when I say how we can tune them, that means we want to tune them to suit our purpose, right? So that is what we are trying to understand. Now, I just ask myself कि बच्चा जन्म लेने के बाद सबसे पहले क्या रियलाइज करता है? मानते हैं कि वो स्पर्श को ज्यादा समझता है, उसकी अपनी संवेदनाएं हैं, लेकिन आवाज तो सुनता नहीं होगा। संभवतः वो लाइट है जिसको सबसे पहले सेंस करता होगा, that he has come out or she has come out from dark to somewhat light. So let me give you some example of what light is, what we have learned from it, and what we can do out of it, and or what we have done out of it. So what is light? Light is
electromagnetic radiation, and in that electromagnetic radiation बहुत ही एक छोटा सा पोर्शन है जो विजिबल रेंज में आता है, जिसको कि हम देख पाते हैं, और एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रा ऐसा है जिसको कि हम नहीं देखते। जो हम नहीं देखते हैं वो भी लाइट है, लेकिन जो हमारे आंखों का जो सेंसर है वो उसको डिटेक्ट नहीं करता। एक्सरेज अपने को नहीं दिखता है, लेकिन एक्सरेज हमारे शरीर के अंदर का जो बोन स्ट्रक्चर है, जो टिश्यू स्ट्रक्चर है, उसको वो प्रोब करता है। और वो बहुत कुछ डिपेंड करता है जो आपका डेंसिटी ग्रेडियंट है और किस तरह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है हमारे टिश्यू से या बोन से कैसे इंटरेक्ट करता है, कितना एब्जॉर्ब करता है, और वो जो एब्जॉर्प्शन है किस तरह से जेड नंबर पर डिपेंड करता है। सो ऑल दोस थिंग्स कम इनटू पिक्चर, राइट? सो what have we learned from a normal visible light, for instance, जो हम मात्र देख पाते हैं? विजिबल लाइट क्या है? जो लाइट अपने को दिख रहा है, जो बल्ब से निकलता है, वो एक तरह से स्पॉन्टेनियस एमिशन। हमारे एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सर्टेन ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं, उनको हमने किसी तरह से एक्साइट किया बाय सम एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और उस एक्साइटेशन के कारण इलेक्ट्रॉन जो है अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एंड आफ्टर स्टेइंग फॉर सम फाइनाइट टाइम इट अगेन कम्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट। और जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाता है तो हम बोरबरी के रूल से जानते हैं कि जब कभी इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल पे आता है तो इट विल रेडिएट ए फोटॉन और एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये जो लाइट है, इफ दैट फॉल्स इन द विजिबल लेंथ, we say that ठीक है, हमको ये लाइट मिल रहा है। That is the origin of visible rays, और जो हम देख पाते हैं, right? Now that is spontaneous emission। उस एक चीज को, उस एक प्रोसेस को समझने के बाद कि किस तरह से वो स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा होगा, किसी ने तो वो पोस्टुलेट किया कि जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, तुरंत उसी एनर्जी के बराबर, जिस एनर्जी का वो रेडिएशन जनरेट करने वाला है, उसी एनर्जी के बराबर एक हम और फोटॉन डाल दें उसके ऊपर, तो वो उस एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा अपने साथ निकलने के लिए, स्टिमुलेट करेगा। और ये जो स्टिमुलेशन है, वो स्टिमुलेशन काम करता है इस लेजर लाइट का। Light amplification by stimulated emission of rays, right? So this stimulation process came up because we could understand that how this spontaneous emission takes place. So there is a plenty of things that we keep on learning from nature, और उसके कारण से हमने अपने साइंस को थोड़ा सा एडवांस किया, नए नए सिस्टम्स को समझा, नए नए डिवाइसेस को जनरेट किया, और आज के तारीख में हम न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर बैठे। ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब जो इस सृष्टि को ही, इस नेचर को ही विध्वंस के रास्ते पे ले आए। आज यूक्रेन में यूएसए और रशिया लड़। सो वी आर at one hand we are learning science from nature, but at the same time we are advancing science to the stage where it is challenging the existence of this nature itself. So that is somewhere there is always a kind of conflict of, understanding as to what we are trying to get from nature, and in return what we are trying to give it back, right? So there is always some kind of conflict and cooperation, and at the same time there is interdependence between this nature and science, and the whole process is that of the survival and how we can progress from this point. So there has always been a debate about up to what extent this scientific evolution has to take place, and what are our limits of our own greed. We are actually confined by our own greed. हमारी जो जरूरतें हैं वो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती। साइंस क्या है? साइंस इज नथिंग बट किसी भी नेचुरल प्रोसेस को समझना,
कि वो कैसे हो रहा है, एक इवेंट से, 2 इवेंट से, 3 इवेंट से। और जब आप उस प्रोसेस को समझ रहे हो, देन यू मेक योर ओन हाइपोथेसिस, और उस हाइपोथेसिस को किसी और जगह जाकर के आप टेस्ट करते हो, और तब जाकर के आप उसको एक थ्योरी में जनरेट करते हो। दिस इज व्हाट साइंस इज ऑल अबाउट। is successive, is sequential in an organized way, understanding the any natural phenomena that is happening around us. That is science, right? But we are always trying to push ourselves for a better understanding and hence for a better device. पहले मोबाइल था, फिर मोबाइल के बाद और डेवलपमेंट हुआ, तो आज छोटे छोटे चिप्स जनरेट हो गए, and then we are talking about the smart devices and things of that nature. So there is no end to, I mean, our limitation, our own needs, that up to what extent we can. इतना हो गया माँ के सामने से, मेरे वस्त्र जाएगा, अच्छा नहीं लगता, उसके कपड़े पहन ले। माँ ने मना किया है कपड़े पहनने से, कोई बात नहीं। कपड़े पहनने से कौन मना करेगा भाई? कमाल यूज नहीं किया हो, अरे म्यूट नहीं किया हो, फिर भी कपड़े पहनने से कौन मना करेगा? चलिए यही से सबको अपनी कर दो, म्यूट कर दीजिए। सबको म्यूट कर दीजिए। Next. Oh, I have the sentence. Sorry, I'm still in CM Science College actually. Okay, so that is how this. This is what I was talking about. जो UV range है, वो हमारा बहुत ही कम window है, 400 nanometer to 700 nanometer. And beyond this, we are talking about infrared or microwave or FM radios, etc., etc. I mean, they are rather invisible to us, and we all know that the light undergoes certain phenomena like reflection, refraction, diffraction, scattering, interference, polarization, etc. और जैसे जैसे हमने उन प्रोसेस को समझा, हर उस प्रोसेस को ट्यून करने की कोशिश किया, और इस तरह से ट्यून किया जो हमारी जरूरतों को पूरा करे, हमारी इच्छाओं का वो सम्मान करे। किस तरह से, ये देखते हैं। I mean, I just talked about this spontaneous process. ये spontaneous process जो है नेचुरल है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन इस एक नेचुरल फिनोमेना को समझ करके, जब ये एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, उसी समय हमने एक फोटोन जो है पंप किया, तो ये जो आउटगोइंग फोटॉन्स हैं, both are coming in a synchronized way, in the same frequency, they retain the monochromicity, they retain the the phase, and hence coherency is there. तो जो ये इस तरह से कोहेरेंट लाइट निकल के आता है, that we call as light amplification by stimulated emission of radiation, and hence that becomes our laser light. और आज की तारीख में आप लोगों से कहना, I mean, बड़ी छोटी बात होगी कि लेजर के आज की तारीख में क्या-क्या एप्लीकेशंस हैं, right? So I mean, this is what one of the thing that we have done. Another thing that we can think of कि लाइट से हम क्या देखते हैं, रिफ्रैक्शन प्रोसेस। हम जानते हैं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, so because of the change in the density of one medium to another medium, there is bending of light, because your light speed depends on the density, it depends on its dielectric permittivity and permeability, etc. So in a way, density also plays a very crucial role. So whenever your light travels from one medium to another medium, there is a bending of light, right? अब देखो, इस बेंडिंग ऑफ लाइट फिनोमिना को जैसे ही हम लोगों ने समझा, हम लोगों मतलब जो कंसर्न साइंटिस्ट रहे होंगे उस समय के, जब उन्होंने उस चीज को समझा, तो उन्होंने उसको यूज करके ऑप्टिकल फाइबर बनाया। यू लुक एट दिस ऑप्टिकल फाइबर, और ये ऑप्टिकल फाइबर आप सिंपल अपने कमरे में भी कर सकते हो। उसके लिए करना कुछ नहीं है, एक पानी का बोतल लीजिए, इस पानी के बोतल में एक छेद कर दीजिए किसी पर्टिकुलर हाइट पे, तो उस छेद से पानी जो है गिरने लगेगा, राइट? अब एक खाली बोतल ले लो और उस खाली बोतल में उसी हाइट पे एक और छेद करो, ठीक है, जो भरे हुए बोतल में, और वहां पर आप लेजर लाइट डालो, तो आप देखोगे कि जो खाली बोतल है उसमें लेजर लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में निकल जाती है। लेकिन जिस बोतल में पानी भरा है उसमें अगर वहां पर आप लेजर लाइट डालो
तो वो लेजर लाइट स्ट्रेट ना जाकर के पानी के साथ नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। That you can do even at your room. कुछ नहीं चाहिए, बस एक लेजर लाइट चाहिए, ठीक है। तो आप ये देखिए यहाँ पर हमने होल किया है और यहाँ पर पीछे से जब स्ट्रेट लाइन हम डाल रहे हैं स्ट्रेट डायरेक्शन में, ये स्ट्रेट में नहीं जा रहा है, जब वो पानी के रास्ते को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरह से ट्यून किया गया है कि वो क्रिटिकल एंगल से जाते हैं, तो उसके कारण से लाइट जो है रिफ्रैक्ट होकर के बाहर नहीं निकल पाती है। it undergoes successive internal reflex, right? तो और इसी सिद्धांत पर हमारे ऑप्टिकल फाइबर्स बने और आज के तारीख में हम जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर से कितनी क्रांतियां आ गई हैं अलग अलग सेक्शंस में। इवन जो आप मोबाइल है या जितने भी समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स के जो जाल लगे हुए हैं, I mean they all rely on this simple understanding. So how beautifully we have understand a simple phenomena of a spontaneous emission or a natural or a spontaneous a natural refraction process, और उसको समझ करके जैसे ही हम क्रिटिकल एंगल वाला फंडा समझ लिए, we came out with this concept of laser light or we came out with the concept of this optical fiber. Now you look at this छिपकली हम जानते हैं बड़े आसानी से दीवार पर चढ़ जाती। Can we make those attempts? We cannot, right? Like these छिपकली। तो उसको लोगों ने क्या किया? They looked at the leg structure of all these lizards और उसके पांव का उन्होंने क्रॉस सेक्शनल माइक्रोस्कोपी की और क्रॉस सेक्शनल माइक्रोस्कोपी से करके उन्होंने देखा कि जो उसका लेग स्ट्रक्चर है, दिस लेग स्ट्रक्चर इज लाइक ए स्पैचुला, वो एक करछुल की तरह है। सो इट हैज सर्टेन कर्वेचर और वो जैसे ही वॉल से जाती है तो वो एक वंडर वॉल फोर्स से जो है दीवार के साथ चिपक जाती है और उसके साथ एक फ्लूइड एसोसिएटेड होता है जो कि वो एक बॉन्डिंग का काम करता है और फिर एक पल्स जनरेट करके, एक प्रेशर जनरेट करके वो अपने पोजीशन को आसानी से बदल लेती है। सो ए सिंपल अंडरस्टैंडिंग कि अगर हमारा सरफेस स्ट्रक्चर ऐसा हो जैसा कि इसका है तो क्या हम भी ऊपर चढ़ सकते हैं छिपकली की तरह? उस एक कॉन्सेप्ट को लेकर के वहां के साइंटिस्ट ने क्या किया, बेल लैब के साइंटिस्ट ने, they created this structure in their gloves and all that, right? And then you can see that this gentleman is climbing like a spider, right? So these are the real pictures and you can see that उसके हाथ के ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो exactly it is mimicking the structure of the leg that these lizards were having. And this gentleman was named Gecko Man or Spider Man जिसे हम बोलते हैं। Spider is for those who I mean जो मकड़े के जाली से को फॉलो करते हैं। यहाँ मकड़ा का जाली जो है वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन नहीं है, यहाँ पर छिपकली का पाँव है, right? That is why it was termed as Gecko Man. Okay. So that is one example that I mean what people are trying to mimic the natural phenomena in the laboratory platform to come out with new and smart devices or device way of looking at things. You look at this particular insect. This is so beautiful that ये अपना अंडा ऐसे जगह देती है, ऐसे पेड़ पे देती है जो अधपका हो। कंप्लीटली ग्रीन ट्रीज पे ये अपने अंडे को नहीं देती। कारण ये है कि अगर ग्रीन ट्रीज पे देगी तो वो जो अंडे हैं उसके उस ग्रीन ट्रीज से जो सिक्रेशंस निकलते रहते हैं, जो लिक्विड निकलता है वो उनके अंडों के लिए हार्मफुल होता है। So they are very smart that in which condition its egg is going to survive. तो इसीलिए they are always in search for those trees which are rather half burnt. अब वो पता कैसे चलेगा कि कहीं पर पेड़ जल रहा है वहां चल के अंडा देना है? So that is why they have inbuilt infrared sensors. What are infrared sensors? Infrared sensors act like temperature sensor. वो टेम्परेचर सेंसर का मतलब क्या हुआ या बोलोमीटर का मतलब क्या हुआ? कहीं भी टेम्परेचर किस सिद्धांत पे काम करता है? जहां जैसे ही अगर आपको फीवर लग रहा है तो आप तुरंत थर्मामीटर लगाते हो। क्यों? क्योंकि जब आपका टेम्परेचर राइज होता है तो जो मरकरी आपने डाला है उसका थर्मल एक्सपेंशन होता है, उसको आप नोट करते हो।
अगर मरकरी का थर्मल एक्सपेंशन नहीं करना है तो कोई दूसरा प्रॉपर्टी ढूंढ सकते हो कि अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही हो, और अगर हमने रेजिस्टिविटी मेजर कर लिया तो हमको आइडिया लग जाएगा कि कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, है ना। किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा या नहीं, ये बताओ। करेगा। कम होगा। कितने लोग कम के पक्ष में? हर जगह कम नहीं होगा। कहां पर कम नहीं होगा? सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी कम नहीं होगा, उल्टा सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होता है, मेटल के केस में बढ़ता है। और वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि जब आप टेम्परेचर देते हो इलेक्ट्रॉन को गर्मी लगती है, काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ता है, उसका घूमना फिरना बढ़ता है, उसका घूमना फिरना बढ़ा तो उसके जो स्कैटरिंग है, कोलिजन्स है, कोलिजन्स बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस और कुछ नहीं, यही कोलिजन्स, यही स्कैटरिंग है, ठीक है। सेमीकंडक्टर के केस में फिर क्यों कम हो जाता है? वो इसलिए कम होता है कि पहली बात तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं करंट कंडक्ट करने के लिए। तो जब आप टेम्परेचर देते हो तो इलेक्ट्रॉन जो आपके वैलेंस बैंड में है उनको एनर्जी मिलती है कि वो कंडक्शन बैंड में जाएं, और कंडक्शन बैंड में जाएं तब फिर वो फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो सेमीकंडक्टर के केस में role of scattering is not as important as the excitation of electron from valence band to the conduction band, so that you have sufficient number of electrons in your conduction band to carry the current, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मंतव्य सिर्फ इतना है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कई सारी प्रॉपर्टीज जो होती है मटेरियल्स की वो चेंज होती है। कभी कभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज होती है, कभी रेजिस्टिविटी चेंज होती है, कभी थर्मल एक्सपेंशन चेंज होता है, कभी प्रेशर चेंज होता है। तो अगर हम इनमें से किसी भी एक पैरामीटर को मेजर कर लें तो हम उनको कोरिलेट कर पाएंगे कि कितना टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, ठीक है। तो इसी सिद्धांत पर थर्मामीटर काम करता है, या इंफ्रारेड सेंसर काम करता है, या बोलोमीटर काम करता है। तो इनके अंदर, इन इंसेक्ट्स के अंदर इनबिल्ट इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं। तो कहीं भी पेड़ जलता है तो वो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो यहां तक पहुंचता है, एंड देन इट डिटेक्ट्स एंड इट हैज इनबिल्ट एंटीना, एंड देन इट ट्रेवल्स इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन टू ले इट्स एग। So that is the advantage that I mean this is what people are trying to understand कि ऐसा कौन सा सेंसर है जो कुछ किलोमीटर दूर से ही कहीं पेड़ जल रहा है उसको डिटेक्ट कर रहा है। तो अगर हम उन चीजों को चेक कर पाए, मॉनिटर कर पाए कि किस तरह का मटेरियल है, किस तरह से इसमें सेंसिंग काम करता है, तो उन चीजों को हम लैब में जनरेट कर सकते हैं, एंड दैट विल बी क्वाइट यूजफुल फॉर आवर बिल्डिंग्स वेयर देयर आर क्वाइट आई मीन वेयर देयर इज गुड पॉसिबिलिटी दैट फायर कैन बी कॉट। ओके, नाउ दिस इज सम कडल फिश। अब इन मछलियों के पीछे तो सब लोग हाथ धो के पड़े रहते हैं, हमारे जैसे लोग भी पड़े रहते हैं कि मछली खाना है, ठीक है। तो besides us there are so many I mean sea animals also which is always looking for its own food, right? तो इसके लिए ये क्या करते हैं, they have very good inbuilt pigments, और उन पिगमेंट्स से वो looking into the surroundings, वो जो लोकल स्ट्रक्चर है वहां का, उस हिसाब से वो अपने कलर को चेंज कर देते हैं, so that वो आसानी से अपने शिकार से बच पाए। शिकारी से, नॉट शिकार से, शिकार तो वो खुद बने रहते हैं बेचारे, राइट। तो अब प्रश्न उठता है कि जब वो शिकारी वहां पहुंचता है तो वहां उसको कुछ नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि उसको वैसा ही बैकग्राउंड मिलता है, यानी एक तरह से वह अदृश्य हो जाता है। अगर बहुत पहले की बात करें तो मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर अदृश्य हुए थे, राइट। वो अदृश्य क्यों हुए थे? अगर थोड़ी देर के लिए सोचें और थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि जितनी भी वैज्ञानिक मान्यताएं हैं या जितना भी मेरा वैज्ञानिक ज्ञान है, जिसके कारण से हमारा मस्तिष्क जो है कई सारे बंधनों में बंधा हुआ है। बंधनों में बंधा हुआ है मतलब कि उसको ऊपर मत फेंको क्योंकि ये नीचे गिर जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, कई सारे रूल्स हैं, और ये जितने भी रूल्स हैं वो हमारे लिए एक तरह से बंधन का काम करते हैं। मैं इसको ऐसे मानता हूं। थोड़ी देर के लिए मान लो
कि हम इन सारे बंधनों से मुक्त हैं, अपने आप को छोड़ दे कि हम कुछ भी संभव है, राइट। अब तुम ये सोचो कि अगर मैं इनविजिबल होना चाहता हूं तो इसके लिए क्या होना होगा। कोई भी चीज या ग्लास ट्रांसपेरेंट क्यों है? वो ट्रांसपेरेंट इसलिए है क्योंकि जो लाइट जा रही है वो लाइट ग्लास एब्जॉर्ब करता ही नहीं है, वो जस्ट उसको जाने देता है। और वो एब्जॉर्ब क्यों नहीं करता है? वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इस तरह से है कि जो लाइट जा रही है उस लाइट का वेवलेंथ उस इलेक्ट्रॉन के लिए किसी मतलब का नहीं। कोई भी इलेक्ट्रॉन लाइट को तभी एब्जॉर्ब करेगा जबकि उसके लिए अवेलेबल इन एक्साइटेड स्टेट हो, बड़े मतलब ही है ये इलेक्ट्रॉन, मैंने पिछली बार भी कहा था, राइट। तो वो उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे एंड दैट इज व्हाई दे आर ट्रांसपेरेंट, राइट। ये एक तरीका है किसी भी चीज के नहीं दिखने का। एक और तरीका हो सकता है कि किसी तरह से मान लो लाइट जो आ रही है और हमने कोई ऐसा मटेरियल लगाया है उसके रास्ते में जिस मटेरियल को चारों ओर चक्कर लगाते हुए जस्ट वो उसके स्किन को टच करते हुए आगे निकल जाए तो भी हमको वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसने लाइट को तो जाने दिया, इट डिडंट एब्जॉर्ब, इट डिडंट स्टॉप द लाइट। कोई भी चीज हमको तभी दिखता है जब वो लाइट वहां से रुक करके रिफ्लेक्ट होती है। अगर वो लाइट को ना रोके, रिफ्लेक्ट ना होने दे तो हमको वो चीज विजिबल नहीं होगी, राइट। सो दैट इज वेयर द रिसर्च इज गोइंग ऑन कि किस तरह से हम वो मेटा मटेरियल्स क्रिएट कर सकते हैं जो मेटा मटेरियल लाइट को डालने के बाद जस्ट उसको उसके सरफेस से स्क्रीन करते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए लाइट को बस जाने दे, right? And that is where we can learn a few tricks from these animals or from these sea animals, and how do they actually look into the surroundings and how do they keep on changing their color so that the background remains similar to their surroundings. Now another example is that of the shark. Shark, we all know, is quite fast when it is traveling in its own territory of sea, right? तो लोगों ने देखा कि जो शार्क का जो स्किन स्ट्रक्चर है उसका अगेन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करके तो उसका उन्होंने ये देखा कि तो इट हैज गॉट सर्टेन फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर और उसमें जो स्ट्राइप्स हैं, देयर आर सम कुछ धारियां टाइप की हैं और ऐसी धारियां हैं जिसमें वाटर जो है आसानी से चैनल हो सकता है, ठीक है। तो उस आइडिया को मिमिक करके लेबोरेटरी में उन्होंने एक ऐसा वो कोटिंग किया इस एरोप्लेन के ऊपर जिसके ऊपर की इसी तरह का स्ट्रक्चर है, जिसके कारण से जो एयर ड्रैग होता है उस एयर ड्रैग को मिनिमाइज किया जा सके। और अगर आपका एयर ड्रैग मिनिमाइज होगा तो उस केस में जो आपका पेट्रोल कंजम्पशन होगा वो भी बहुत कम हो जाएगा। सो एंड दे इंडीड फाउंड that the petrol consumption decreased quite drastically. So that gave us an understanding that how crucially or how smartly we can put those materials in that particular pattern so that it mimics the skin structure as that of the shark. Now another example is that of the lotus. Lotus हम सब जानते हैं कि क्या कहते हैं, हमारा राष्ट्रीय फूल भी लोटस को मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वाटर का ड्रॉप जो है वो रुकता नहीं, तो आप उसके ऊपर कुछ भी डालो, आई मीन इट जस्ट वो इन बंधनों से मुक्त है, ऐसा माना जाता है उस लोटस को। लेकिन कारण क्या है, साइंटिफिक ओरिजिन क्या है उसका? तो उसके लिए क्या है, लोटस के लीफ का आप स्ट्रक्चर देखो, उस लीफ के स्ट्रक्चर में देखा जाता है कि जैसे ही आप उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स डालते हो तो वो जो उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इस तरह से अपने आप को रीऑर्गेनाइज करते हैं because of its interaction with those H2O molecules that it just do not allow those water molecules to stay on its surface. It makes it hydrophobic और water droplets जो है आसानी से निकल जाते हैं। इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं? हमारे जो कार है जिसके ऊपर हम जब तक अभी गर्मी का समय आ रहा है तो बहुत जल्दी जो है धूल वगैरह सब उसके ऊपर कोट हो जाते हैं, पानी गिरे तो दुनिया भर की गंदगी इकट्ठा हो जाती है।
लेकिन अगर हमने अपने कार विंडो को या इस तरह के जितने भी विंडोज हैं जिसके ऊपर की डस्ट पार्टिकल पड़ने से उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, उसको अगर हम इस तरह के मटेरियल से कोट करें, फॉर इंस्टेंस TiO2 is supposed to be good hydrophobic in a particular given structure that we have actually done in our own laboratory. तो उस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो उस तरह से अगर हम उन विंडोज को कोट करें तो पॉसिबली दैट विल save quite a lot, right? So that is something that we can learn from this lotus leaf. Similarly, by looking into this, mosquito, we know mosquito का ब्यूटी क्या है कि वो अचानक से कहीं से भी उड़ सकता है और किसी भी डायरेक्शन में अचानक से मूव कर सकता है। So just by looking at its aerodynamics, अब इसका aerodynamics कैसे प्रूव करेंगे? क्योंकि ये तो हमारे मतलब से तो उड़ेंगे नहीं, वो तो अपने मतलब से उड़ेंगे। तो उनको क्या किया जाता है, एक स्मोक रूम में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब जब वो स्मोक रूम में जा रहा है, what way it has actually, whether it has vertically gone up or whether it has pushed some kind of tangential force and things of that nature, तो उन इंफॉर्मेशंस को लेकर के अगर हम एक ऐसा लेग या एक ऐसा पंख जनरेट कर सके जिसको कि हम कंट्रोल कर सके, so that will give us huge advantage particularly in the strategic area or for our warfare, right? तो इन चीजों को यूज किया जा रहा है और इन सब में along its length कई सारे लेंथ है। माइक्रोमीटर्स के साइज का अगर हो तो उस एक माइक्रोमीटर में आप देख सकते हैं 1000 नैनोमीटर है, और उस 1000 नैनोमीटर में मान लीजिए कि 10-10 नैनोमीटर का भी अगर एक डिवाइस हो तो इसका मतलब हम 100 डिवाइसेस उसके ऊपर इकट्ठा कर सकते हैं, और वो 100 डिवाइसेस अलग अलग प्रॉपर्टीज के हो कि एक में जो है आपका ये वॉइस रिकॉर्डर हो, एक में आपका ट्रांसमीटर हो, एक में आपका रिसीवर हो, एक में आपका एंटीना हो, एक में आपका कैमरा हो, राइट? ऑल दीस थिंग्स आर क्वाइट पॉसिबल टुडे, राइट? तो उन चीजों को अगर एक जगह इंटीग्रेट किया जाए और उस मच्छर को आप छोड़ दीजिए तो नो वन विल रियलाइज कि यह मच्छर है, बट एट द सेम टाइम इट इज वो आपके लिए जासूसी का काम कर रहा है वहां पर। सो इट इज कम्युनिकेटिंग, इट इज ट्रांसमिटिंग, इट इज टेकिंग ऑल द इंफॉर्मेशंस in that context, right? So I mean, thanks to the development in all these nano area fields, so you can see that because of these developments the nature of industry has changed quite significantly over the years, और हमारे अपने जेम्स बॉन्ड भी काफी बदल गए हैं। You remember जेम्स बॉन्ड जो बहुत पहले कौन सा डॉक्टर नो था, डॉक्टर नो से पहले भी कोई और था, I don't remember the first movie. Actually the first movie was Casino Royale, not the new one, the first one which never got released. तो उस समय का जो जेम्स बॉन्ड का अगर आप कार देख लें, वो कार और जो आज डेनियल क्रेग का कार है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। So in one switch you have all the control. It can launch back, it can launch missiles, it can save itself from fire. वो खुद से अपना टायर भी ठीक कर लेता है, वो हवा में भी उड़ सकता है, and all this is possible because you have allowed an integration of different materials with different properties together on a single platform. And how is it possible? That is all possible because that is how we can make a proper integration of different materials. अब कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे? अब एक छोटा सा डिवाइस अगर मैं आपसे बात करूं तो एक डायोड की बात करें, अगर हम सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस में जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? डायोड है। डायोड के बाद ट्रांजिस्टर आता है। तो डायोड क्या है? पी एन जंक्शन, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल दोनों को आप इंटीग्रेट करते हो, ठीक है। लेकिन वो इंटीग्रेशन कैसे हो सकता है? उस इंटीग्रेशन के लिए उस पी टाइप मटेरियल को आपको एन टाइप ये मटेरियल के ऊपर डिपॉजिट करना पड़ेगा, थिन फिल्म बनाना पड़ेगा, तब जाकर के वो प्रॉपर इंटीग्रेशन होगा और वो नॉन लीनियर आईवी कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा, राइट? सो द important thing is that for all these devices you want to integrate all these properties together and you want to control all these different phenomena that is taking around us. So there has to be a good configuration or good collection of actuator, sensors and control unit. So all of these things have to be together in a single platform, okay? So there comes this MEMS devices, which is micro electromechanical systems.
तो ये जो माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स है उसके द्वारा आप पैटर्न कर सकते हो, कई डिवाइसेस को रीस्ट्रक्चर कर सकते हो एक ही यूनिट में। और यहाँ जस्ट एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ that in this structure you can see that you have microphone, IR sensor, optical communication, actuator, data storage, antenna, etc. All of them are coming together on a single chip, right? So it's the miniaturization of components on a given platform which, लेकिन उसको हम कैसे करेंगे, कैसे डिवाइस में लेके आते हैं, तो उसके लिए कई सारे स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है कि जो मटेरियल, मान लो हम गैस सेंसर की बात करें तो गैस सेंसर के लिए हम सोचते हैं कि टिन ऑक्साइड अच्छा है या इंडियम डोप्ड टिन ऑक्साइड अच्छा है। तो देयर आर वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। तो उस मटेरियल को जब हम अगर मान लो गैस सेंसर बनाना होगा तो हमको टिन ऑक्साइड या इंडियम डोप्ड टिन ऑक्साइड को किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर इंटीग्रेट करना होगा। और जनरली जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि वो सिलिकॉन बेस्ड है, तो हमें उसको सिलिकॉन के ऊपर इंटीग्रेट करना होगा। So that is nothing but depositing the material on that substrate, right? What is deposition? Deposition का मतलब ये हुआ कि ये सॉलिड है, अगर मुझे इसका फिल्म बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ एक सबस्ट्रेट रखूंगा, उसके बाद हो जाएगा डिपोजिशन। उसके बाद हमको इसको वेपोराइज करना है, राइट? वेपोराइज कैसे करेंगे? हीट करके। हीटिंग से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? थर्मल एनर्जी बढ़ेगी एटम्स की। थर्मल एनर्जी बढ़ने से क्या होगा? वो वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करने से क्या होगा? एक सिचुएशन आएगा जबकि वो अपने बॉन्ड एनर्जी को ओवरकम कर जाएंगे और वो निकल जाएंगे मटेरियल से, और जो वो निकलने लगते हैं उसी को हम इवेपोरेशन बोल देते हैं, ठीक है? एंड देन वी कलेक्ट दोज इवेपोरेंट्स। बचपन में हम दिया में जब पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई तो कम करते थे, लेकिन ऊपर हाथ रख करके अपने हाथ का जो कोटिंग है, काला काला कोटिंग होता था, उसको देखते थे और फिर उसको हम पंजा मार करके बताते थे ये मेरा पंजा, राइट? दैट इटसेल्फ was some kind of coating, some kind of deposition. I was collecting those evaporants on this substrate which is nothing but my hand, right? तो किसी भी मटेरियल को डिपोजिट करने के दो तरीके, one is physical vapor deposition and another is chemical vapor deposition। नाम ही आपको बताता है कि क्या होता है physical vapor deposition और chemical vapor deposition। Physical vapor deposition में क्या है? We are using physical method to vaporize the material to get the deposition done. Whereas in CVD हम क्या करते हैं? We are using chemical reactants to take place on the substrate surface so that those precursors and your substrate surface provides it a sufficient energy platform कि आपका जो desired material है वो उस phase में बन जाए, ठीक है? तो there are two techniques, physical vapor deposition and chemical vapor deposition. So it is very important to crucially decide that which particular deposition technique is suitable to you for a given application, right? So there are so many techniques which are known in physical vapor deposition, like एक तो आपने ही बताया क्या कि हीट करते हैं, ठीक है? हीट करने से क्या होगा? हम थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन प्रश्न उठता है क्या थर्मल एनर्जी देने का वही एक तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है? द आंसर इज यस। कभी कभी किसी को बहुत गर्मी लगती है, एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, तो अपने एनर्जी को जो है सीधा सामने वाले के चेहरे पे ट्रांसफर कर देता है। दैट इज आल्सो ए मोड ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी। एग्जैक्टली हम भी करते हैं ऐसा। जब हमें किसी मटेरियल को डिपॉजिट करना होता है और हमारे पास थर्मल इवेपोरेशन जो है नहीं फिजिबल हो, और हमेशा वो फिजिबल होता भी नहीं है। कारण क्या है कि मान लो जिस मटेरियल का हमें डिपोजिशन करना है, ठीक है, तो अगर उसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा है तो ये भी हो सकता है कि जो हीटिंग एलिमेंट है वो खुद इवेपोरेशन स्टार्ट कर दे, और अगर वो खुद इवेपोरेशन स्टार्ट कर दे तो उसका फिल्म बन जाएगा, आप तो बना रहे थे किसी और का फिल्म। सो थर्मल इवेपोरेशन इज नॉट ऑलवेज डिजायर्ड, ओके? सो What are the other possibilities? हम इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज करते हैं और इस एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम्स को उस टारगेट मटेरियल के ऊपर बम्बार्ड करते हैं जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन बीम अपनी एनर्जी उस टारगेट को दे और उसके बॉन्ड एनर्जी को ओवरकम करके उसको
इवेपोरेट कर। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हैं तो उस टेक्निक को हम इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन बोलते हैं। अगर हम हीटिंग प्रोसेस यूज करते हैं तो उस टेक्निक को हम थर्मल इवेपोरेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के अलावा अगर मान लो हम आर्गन आयन ले लें और उस आर्गन आयन से हमने किसी मटेरियल को बम्बार्ड किया तो होगा क्या? उस केस में आर्गन आयन का भी मास है, ठीक है, उसकी अपनी एक एनर्जी है, उसका अपना एक मोमेंटम है। तो जैसे ही किसी भी दो चीज को हम टकराते हैं तो देयर इज ऑलवेज ए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण वो एनर्जेटिक आयंस जो हैं टारगेट्स के एटम्स को डिटैच करते हैं, और जब उन डिटैच्ड एटम्स को किसी सबस्ट्रेट के ऊपर कलेक्ट करते हैं तो उस टेक्निक का नाम देते हैं मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग और आयन बीम स्पटरिंग, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ये जितने भी टेक्निक हैं, हर इन टेक्निक्स का अपना एक लिमिटेशन है, अपना एक एडवांटेज। एडवांटेज तो हमने बता दिया कि वो डिपॉजिट करते हैं, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन हम हमेशा यूज कर सकते हैं? द आंसर इज क्यों? क्योंकि कई ऐसे मटेरियल हैं जो इंसुलेटर, तो इंसुलेटिंग मटेरियल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम का बम्बार्डमेंट करने से, चूंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और इंसुलेटर जो है वो चार्ज पार्टिकल को अंदर नहीं आने देगा, वो उसको स्क्रीन कर लेगा, तो उसके कारण से इंसुलेटिंग मटेरियल्स का डिपोजिशन इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन से संभव नहीं है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 में मान लो हम ऐसा कोई मटेरियल बना रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब जो है BiFeO3 पे काम कर रहे हैं। आप दोनों में से कौन BiFeO3? आप ही हैं, आन भाई, ठीक है। मुझे लग रहा था मेरी याददाश्त गई है काम से, थैंक यू। सो मान लीजिए हमें BiFeO3 का फिल्म बनाना है, तो होता क्या है कि ये जो टेक्निक्स हैं वो किसके सहारे काम करते हैं? ये काम करते हैं इवेपोरेशन के हिसाब से, और ये जो इवेपोरेशन है वो हमारे गैस थ्योरी का जो काइनेटिक इक्वेशन है उसको फॉलो करता है। क्या क्या दो लॉ है? एक बॉयल्स लॉ है और एक चार्ल्स लॉ, और उन दोनों को मिला दीजिए तो गैस का इक्वेशन बन जाता है PV = nRT। तो इसमें ये जो आपका nR वाला जो टर्म है, इसको अगर आप देखोगे तो इसके एक्सपेंशन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एलिमेंट कम्स इनटू पिक्चर, ठीक है। इस पूरे क्या कहते हैं PV = nRT के एक्सप्रेशन को जब आप और एक्सपेंड करोगे, यू विल सी दैट इट कंटेन्स द टर्म ऑफ मॉलिक्यूलर मास। सो कहने का मतलब ये हुआ कि जो इवेपोरेशन रेट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और अगर एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो BiFeO3 में बिस्मथ का अलग मास है, आयरन का अलग मास है, ऑक्सीजन का अलग है। तो बिस्मथ बोलेगा नो, आई हैव डिफरेंट Z नंबर एंड मास, सो आई विल इवेपोरेट एट डिफरेंट रेट। आयरन बोलेगा आई विल इवेपोरेट एट डिफरेंट रेट। तो बेचारा भुक्तभोगी कौन बनता है? वो फिल्म जिसका आप बना रहे थे, क्योंकि आपके फिल्म में वो स्टोइकियोमेट्री मेंटेन नहीं हो पाता। स्टोइकियोमेट्री मतलब एलिमेंटल रेशियो इन योर कंपोजिशन 1:1:3, तो वो उसमें मेंटेन नहीं हो पाएगा, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दैट योर फिल्म विल बिकम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक बनने के कारण जिस पर्पस से आपने ये फिल्म बनाया था कि हमें BiFeO3 के प्रॉपर्टी को इंटीग्रेट करना है सिलिकॉन के साथ, अब वो BiFeO3 ही नहीं रहा, तो वो प्रॉपर्टी कहां से आएगी? अरे प्रॉपर्टी तो लॉयल है उस कंपोजिशन का। फॉर एनी ऑफ सेंटरिंग, एनी नॉन स्टोइकियोमेट्री, इट विल नॉट रिटेन इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टीज एंड देयर विल बी मॉडिफिकेशंस, राइट? सो इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन इस तरह के मटेरियल के लिए संभव नहीं। स्पटरिंग को यूज करते हैं, क्या स्पटरिंग सफिशिएंट है? द आंसर इज अगेन नो। क्यों? क्योंकि स्पटरिंग में मैंने क्या कहा, वो किसको फॉलो करती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहां तो शुरू से ही वो बोल के गए हैं, half mv² will be constant, mass into velocity will be constant, right? तो mass तो शुरू से ही है, तो again it is a mass dependent. So for different elements your sputtering yield will be different.
and hence they will sputter at different rate. But then we have a technique like pulse laser deposition. Pulse laser deposition क्या करता है? हम एक लेजर बीम यूज करते हैं सिर्फ 200 नैनोसेकंड, सॉरी 20 नैनोसेकंड ड्यूरेशन का, और उस 20 नैनोसेकंड ड्यूरेशन में जो एक पल्स है, मान लीजिए 200 मिलीजूल एनर्जी ले रहा, ठीक है? तो पावर कितना देगा वो लेजर बीम टारगेट को? पावर कैसे डिफाइन करते हैं? एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो 200 मिलीजूल डिवाइडेड बाय 20 नैनोसेकंड कितना हो जाएगा? I want an answer. How much power it will deliver to the target? फॉर्मूला बता दिया है, वैल्यूज बता दिया है। हाँ जी, 10 watt nano. What is nano? 10 to the power minus 9. तो वाट नैनो तो कोई यूनिट नहीं होता है। अजय 10 जूल तो एनर्जी का यूनिट है, हम पावर को ढूंढ रहे हैं। नैनो वाट नहीं, देखो अजय जूल सेकंड, अरे बंधु जूल पर सेकंड इज योर वाट। चलो ये हिंट दे दिया, अब बताओ 200 मिलीजूल डिवाइडेड बाय 20 नैनोसेकंड 10 मेगावाट के आसपास आएगा। एक्चुअली 10 टू द पावर 7 आएगा शायद, ठीक है? तो 10 मेगावाट आएगा। तो उतने हाई पावर से जैसे ही वो लेजर बीम आपके टारगेट को इंटरेक्ट करती है, तो जितने भी डाइलेक्ट्रिक बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे अचानक से ब्रेक होते हैं इन सम पिकोसेकंड, और उस पिकोसेकंड के ड्यूरेशन में लोकल टेम्परेचर जो है फ्यू थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, और उस टेम्परेचर चेंज के कारण बहुत ही ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होता है, और उस प्रेशर ग्रेडियंट के कारण जो कुछ भी कंपोनेंट उस लेजर बीम के विसिनिटी में है वो सारे के सारे टारगेट से इजेक्ट हो जाते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द मोमेंट दिस nanosecond duration laser beam strikes your target material, all the constituent elements are simultaneously broken and they all are carried away. Oh no, I have different jet numbers, so I will come at different evaporation rate. Nothing doing. All of them, the laser beam bangs on your target and it just takes away all the elements, constituent elements present in your target. And that is how it preserves the stoichiometry of the compound. That is because of the non-equilibrium nature. And since this is the non-equilibrium nature, it simultaneously takes away all the constituent element along with it. This technique is not called as pulse laser evaporation. This is called as pulsed laser ablation. There is a slight difference between ablation and evaporation. Ablation means congruent evaporation. Right? So it's a type of evaporation, but congruent evaporation, and that is arising because of the non-equilibrium nature of the laser. Okay. So, okay. We have just talked about all these details. So this is what pulse laser deposition can do. तो evaporants तो बन गए। अब ये evaporants कहाँ पर कलेक्ट हो रहे हैं? हमारे सबस्ट्रेट के ऊपर कलेक्ट हो रहे हैं। तो जो आपका फाइनल फेज बन रहा है वो फाइनल फेज किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये फेज डिपेंड करेगा कि ये इवेपोरेंट्स सबस्ट्रेट के ऊपर किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं। तो होता क्या है, आप अपने कॉलेज के पहले दिन को याद कीजिए। जब आपने यहाँ एडमिशन लिया होगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप देखोगे कि आपका ऑफिस कहाँ है जहाँ आपको फीस जमा करनी है। आप इनिशियल फॉर्मेलिटीज पूरा करते हो, आप अपना क्लासरूम ढूंढते हो, आप अपना टाइम टेबल ढूंढते हो। जब ये सब हो गया तब फिर आप सोचते हो क्या आप अकेले हो जिसने इसमें एडमिशन लिया है या आपके साथ और किसी ने भी लिया है, और तब आप ढूंढते हो अपने साथी को या किसी दूसरे स्टूडेंट को जिसने एडमिशन लिया है। जब दूसरा बंदा मिल जाता है, अरे हाँ यार तुम हो आ गए, अच्छा हुआ हम तो अकेले थे, फिर दोनों आप साथ घूमने लग जाते हो। तब तक जब तक तीसरा नहीं मिलता है, फिर चौथा नहीं मिलता है, तो इस तरह से आप अपना एक ग्रुप बनाते हो।
लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके ही ग्रुप में सारे स्टूडेंट हो, कहीं कोई दूसरा XYZ है जो अपना और एक ग्रुप बना रहा है या बना रही है, राइट। और जैसे जैसे वो ग्रुप का डायमेंशन बड़ा होता जाता है, कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट कॉमन मिलता है जो उस दोनों ग्रुप में हो, और इस तरह से उन दोनों ग्रुप के बीच लिंकेज का काम करता है, और इस तरह से आपका ये पूरा क्लासरूम बनता है। एग्जैक्टली ये इवेपोरेंट्स भी यही करते हैं, बड़े स्मार्ट होते हैं हमारी तरह। ये जब आपके सबस्ट्रेट पे पहुंचते हैं तो सबसे पहले ये थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहते हैं सबस्ट्रेट पर, एक जगह से दूसरे जगह मूव करना शुरू करते हैं। और ये तब तक मूव करते हैं जब तक कि उनको दूसरा इवेपोरेंट ना मिल जाए, तीसरा इवेपोरेंट ना मिल जाए, और इस तरह से शुरू में एक न्यूक्लिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कहीं और भी न्यूक्लिएशन हो रहा होता है, और जैसे जैसे वो न्यूक्लिएशन के डायमेंशंस आपके बड़े होते जाते हैं, आइलैंड ग्रोथ होते हैं, और वो आइलैंड ग्रोथ कहीं ना कहीं जाकर के एक दूसरे से मर्ज होते हैं, और तब जाकर के कंप्लीट थिन फिल्म फॉर्मेशन हो पाता है। ठीक है, तो कंप्लीट थिन फिल्म फॉर्मेशन में इन सारे स्टेप्स की बड़ी महत्ता है। अब आप इमेजिन करो कि आपने जब डिपोजिशन किया तो उस डिपोजिशन के समय जो आपका सबस्ट्रेट है बहुत ही लो टेम्परेचर पे, तो जब आपका सबस्ट्रेट बहुत ही लो टेम्परेचर पे है तो ये जो इनकमिंग इवेपोरेंट है वो अपनी सारी एनर्जी उस बेचारे सबस्ट्रेट के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में ही खर्च कर देता है, और जब उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई तो उसके पास एनर्जी बचती नहीं है कि वो सबस्ट्रेट के ऊपर एक जगह से दूसरे जगह मूव करे। और अगर वो मूव नहीं करेगा तो क्या होगा, उसको दूसरा इवेपोरेंट नहीं मिलेगा, तीसरा नहीं मिलेगा, यानी कि प्रॉपर न्यूक्लिएशन नहीं होगा। So to have a proper nucleation, it is very important that you should keep a minimum temperature of your substrate, so that after attaining a thermal equilibrium, your evaporants can, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल यूज करते हो। तो कई टाइप के मटेरियल हैं, जैसे वेनेडियम ऑक्साइड हो गया, सिलिकॉन हो गया, देन मैंगनाइट्स हो गया, सुपर कंडक्टर्स हो गया। तो ये सारे सिस्टम्स जो है ना, they give rise to different types of bolometric applications or infrared sensing applications. So this is just one of the temperature change phenomena that I am talking about. लेकिन उसके अलावा कई सारे और भी पैरामीटर्स हैं, जैसे सेंसिटिविटी, वो एक पैरामीटर है जो कि देखना चाहिए। फिर नॉइज लेवल उसका क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि वो जब आप मेजर कर रहे हो तो रेजिस्टेंस तो चेंज हुआ, लेकिन रेजिस्टेंस के साथ साथ जो आपका नॉइज है मटेरियल का वो भी बढ़ जाए। नॉइज क्या होता है, नॉइज इज आवर अनवांटेड सिग्नल। अनवांटेड सिग्नल क्या होता है कि आपकी मटेरियल में रेजिस्टेंस है तो हमेशा किसी न किसी टेम्परेचर पे थर्मल फ्लक्चुएशन तो हो ही रहा है। तो ये जितने भी थर्मल फ्लक्चुएशन है वो कुछ न कुछ आपको सिग्नल दे रहे होते हैं, तो वो सब अनवांटेड नॉइज है। तो नॉइज भी जो है कम होना चाहिए। कई सारे और पैरामीटर्स हैं। हियर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द क्रूशियल पैरामीटर फॉर एनी वॉल्यूमेट्रिक और इंफ्रारेड सेंसर्स। चलिए ठीक है मित्रों, रामजानी चौधरी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने काफी इंफॉर्मेटिव लेक्चर दिया। हमारे पीजी स्टूडेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने शॉर्ट नोटिस पे इतने अच्छे नंबर्स में यहाँ आए और सर को सुना। निश्चित ये टॉक किसी न किसी रूप में आपको जरूर फायदा करेगा, और खासकर जो पीएचडी स्टूडेंट है यहाँ वर्क कर रहे हैं उनको तो ये फायदा करने ही जा रहा है। तो अब अंतिम में मैं अंसारी सर को आमंत्रित करना चाहूंगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए। जी सर। Very good evening to all of you. Our respected honorable professors, our head department, and would be dean Professor K.K. Jha sir, our distinguished guest Prem Mishra ji, would be head also, who is coming to be next year. Our audiences and our students,
it is very good evening, so that a very interesting lecture has been delivered by Ram Janaki Chaudhary. First of all, I must thank our Honorable Professor Ma'am, who gave her precious time. She told she will be late also, but no, she came timely. She told she will be for a few minutes, but she gave her full time. See her devotion. Our distinguished guest, Ram Janaki Chaudhary. Who is Mithila Putra, very surprising and so marvelous lecture. I was just recalling a couplet. Ye sham mastani madhosh kiye ja. His lecture was of such a. I must thank him and our head department, Kamdeen, Professor Keja sir, who gave his value and enthusiasm, so that our colleagues like Siman ji, Abhishek ji, Sonu ji, and Sanjay, they all collaborated. Especially our professors, who gave his full time. Despite his busy schedule, he is in so many the committees and members and all. Sometimes we fail to understand how many committees, how many meetings, but still he gave his time. At last, I thank all of you. And finally, one couplet for our Ram Janaki Chaudhary साहब. घर तो आते ही हैं, डिपार्टमेंट में भी आते रहिए. दोनों घर आपके हैं, दोनों मैं रिस्पेक्टेड प्रोविसी मैम के परमिशन से इस आज के सभा का समापन घोषणा करता हूँ. आजादी का अमृत महोत्सव है, तो थोड़ा राष्ट्रगान भी गा दो. सभी लोग राष्ट्रगान भी देख रहे हैं. Everybody can sing that. Yeah. Let's start. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे छोटा सा काम कर